हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान की हमारी यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले खगोल विज्ञान का मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखा है, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। और उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, तो सभी के बारे में तो जानना मुश्किल है, लेकिन जो अपनी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी यानी मिल्की वे, उसके बारे में हमने दूसरे पार्ट में डिस्कस किया। और उस आकाशगंगा में यानी अपनी मिल्की वे में जो हमारा सूर्य है उसके बारे में हमें देखना है, यानी अपने सौरमंडल के बारे में देखना है। तो इस तीसरे पार्ट में हम सौरमंडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसमें सौरमंडल का जो अपने मुखिया है सूर्य, उसके बारे में पढ़ेंगे और उपसौर के बारे में पढ़ेंगे और अपसौर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो सूर्य है वो क्या है, एक इवा तारा है। और कहाँ हमारी मंदाकिनी कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये हमारा सूर्य हो गया। और इस सूर्य के बारे में मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि ये सिर्फ सूर्य अकेला नहीं है, यहाँ पर इस सूर्य के साथ इसका पूरा सौरमंडल है। तो अब हम अपनी आकाशगंगा में जो सूर्य है यानी जो यंग तारा सूर्य है उसके बारे में और उसके सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज वाले वीडियो में मैं जो हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य है इसके बारे में पढ़ेंगे, उपसौर अपसौर के बारे में पढ़ेंगे और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हम सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं अपने सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल अपना क्या है। तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये हो गई हमारे सौरमंडल की परिभाषा। मतलब क्या, तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर, मतलब वृत्ताकार मार्ग पर नहीं, अंडाकार मार्ग पर परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो सूर्य हमारी क्या है, सेंटर में स्थित है और बाकी सभी ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सूर्य हमारा क्या है, बीच में स्थित है और बाकी जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेनेमस। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का समूह है। मतलब क्या, हमारे सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का समूह है प्लेनेमस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले हमारे सौरमंडल में कितने 9 ग्रह थे। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, यानी जिसे प्लूटो बोलते हैं। लेकिन 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि यह वरुण ग्रह के पथ को काट रहा था। आपने भी देखा कि जितने भी ग्रह हैं वो हमारे सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ में कर रहे हैं, मतलब एक निश्चित कक्षा में होकर कर रहे हैं। लेकिन ये जो यम है यह क्या कर रहा था, वरुण ग्रह के पथ को काट रहा था, मतलब वरुण ग्रह के पथ में ये प्रवेश कर रहा था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अब अपने इस प्रकार अपने सौरमंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी, 8 हो गई है। तो आइए देखते हैं वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इन 8 ग्रहों को लिया गया है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इनका क्रम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसे एक ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं, जो कि मैंने जो नोट है, जो PDF मतलब मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर इस ट्रिक को अच्छे से मतलब मैंने मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है इसे याद करने की, सूर्य से दूरी के क्रम में बसपा में बस आवा। मतलब बा से हो गया बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, में से मंगल, बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण और वा से वरुण। तो बसपा में बस आवा, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बाकी वैसे भी सिंपल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आप जैसे याद करना चाहें,
ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छा लगता है तो ट्रिक से, वरना वैसे याद रख सकते हैं। तो इन 8 ग्रहों को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप, मतलब फिगर में, कि हाँ ये किस प्रकार है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है हमारा सौरमंडल। मेरी यार थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सूर्य है, ये सेंटर में स्थित है। और मतलब ये जो इसके 8 ग्रह हैं, ये क्या है, एक अंडाकार मार्ग में इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह हो गए हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए, जिनमें से ये जो आगे के 4 ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपको याद रखना है आगे से जो 4 ग्रह हैं ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं या फिर पृथ्वी ग्रह हैं। और जो पीछे पीछे से जो 4 हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है हमारे बृहस्पति ग्रह हैं या फिर बाह्य ग्रह हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आंतरिक ग्रह कौन से हो गए आगे से 4, और बाह्य ग्रह कौन से हो गए पीछे से 4। आप क्रम याद कर लीजिएगा और आपको इससे आसानी से याद रहेगा कि हाँ आगे से जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, यानी पृथ्वी ग्रह हैं, और जो बाह्य हैं वो पीछे से 4 हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पे और क्लियर कर दूं, आप ये जो देख रहे हैं हमारा सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह, तो ये जो ग्रह हैं ये सूर्य की मतलब परिक्रमा लगभग, ये जो सारे 8 ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा तो एक ही दिशा में करते हैं 8 के 8 ग्रह। लेकिन ये जो अपने अक्ष पर घूमते हैं, मतलब जैसे आपको पता होगा पृथ्वी अपने मतलब सूर्य की परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, यानी अपने धुरी पर भी घूमती है। तो जितने ग्रह हैं ये सारे अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो इसमें जो दूसरा हमारा ग्रह है, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, आपको याद रखना है। अगर आप क्रम याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कौन से ग्रह मतलब कौन सी ग्रह की परिक्रमण की दिशा अलग है ये भी आपको याद हो जाएगी। तो आपको याद रखना है आगे से जो दूसरा ग्रह है और पीछे से जो दूसरा ग्रह है, यानी शुक्र और अरुण, इसकी जो मतलब ये सूर्य की परिक्रमा तो जैसे सभी ग्रह करते हैं वैसे ही करते हैं ये भी, लेकिन ये जो अपने अक्ष पर घूमते हैं इसकी दिशा बाकी ग्रहों से अलग है। ये बाकी ग्रह मतलब जो हैं वह अपने अक्ष पर घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, मतलब बाकी बाकी जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं बाकी। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं, आगे से दूसरा यानी शुक्र और पीछे से दूसरा दूसरा यानी अरुण, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अपने यहाँ सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन शुक्र और अरुण यहाँ पर सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त पूरब में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आगे से जो 4 ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आगे से जो 4 ग्रह हैं ये क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं या पृथ्वी ग्रह हैं। बाकी जो पीछे से 4 ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये क्या है, बाह्य ग्रह हैं या फिर बृहस्पति ग्रह हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब सभी आंतरिक ग्रह ठोस अवस्था में हैं, जबकि बाह्य ग्रह गैसीय अवस्था में है। आपको याद रखना है जितने भी हमारे आंतरिक ग्रह हैं यानी पृथ्वी ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं वो कैसे हैं, गैसीय अवस्था में हैं। तो ये तो आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी हमारी कैसी है, ठोस है, और पृथ्वी हमारी क्या है, आंतरिक ग्रह है। तो जितने आंतरिक ग्रह हैं ठोस हैं, और जितने बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में हैं। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारी सौर प्रणाली है यानी सोलर सिस्टम है, इसकी खोज किसने की, कॉपरनिकस ने, और जो ग्रहों की गति का नियम है वो किसने दिया, केपलर ने दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सूर्य गैसों से बना एक तारा है। क्या है, आपको पता है कि सूर्य हमारा क्या है, एक युवा तारा है यानी यंग स्टार है। तो सूर्य गैसों से बना एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% हैं, यानी 2.5% हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे तारे होते हैं इसके निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम की मुख्य भूमिका होती है। ये मैं आपको आगे जब तारों का निर्माण बताऊंगा तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा ये चीज़। फिलहाल हम देखते हैं अपने सूर्य के बारे में। तो सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सूर्य के केंद्र में है हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, मतलब एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं,
और यहीं पर क्या होता है, इसके केंद्र पर ही सूर्य के नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिससे सूर्य की ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड यानी लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। ये चीज़ आपने कई जगह पढ़ी होगी कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको इस तरह भी दे सकता है 8.3 मिनट, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की औसतन आयु 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है। मतलब इसकी औसतन आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसके जो केंद्र का तापमान है, सूर्य के सेंटर का तापमान है, यानी कि सूर्य के सेंटर को क्या कहते हैं, यानी केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। तो जो क्रोड का तापमान है वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उस मतलब क्या, इसकी आंतरिक सतह का तापमान यानी क्रोड का तापमान कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के सेंटर का तापमान होता है। लेकिन जो इसके बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तथा सूर्य पर काले धब्बे पाए जाते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। मतलब ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं सूर्य पे, जिनसे क्या होता है, प्रकाश हमारा उत्सर्जित नहीं होता। जो प्रकाश जिससे उत्सर्जित नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो इनका तापमान कितना होता है, जो ब्लैक स्पॉट है इनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के दीप्तिमान सतह को, दीप्तिमान मतलब हो गया जो जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होता, क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल है क्या है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और जब अवशोषण कर लेता है तो क्या कहते हैं, इसे इसे क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल कहते हैं। और यह किस कलर का होता है, यह लाल रंग का होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो सूर्य का सतह जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश नहीं होता। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वह उस प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और हम क्या होता है, हमें ये जो वर्णमंडल है क्रोमोस्फीयर ये देखते हैं लाल रंग का। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैस के खोल होते हैं, जो सूर्य पे धब्बे होते हैं। तो सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब जितना भी तापमान होगा आसपास का, उससे 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों में पूरा होता है। मतलब जो सूर्य के धब्बे हैं ये क्या होते हैं, पहले 11 वर्षों तक तो ये धब्बे बढ़ते हैं, उसके बाद ये घटते हैं। तो ये एक मतलब सूर्य के धब्बे का एक चक्र कितने 22 वर्षों में पूरा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सूर्य के धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों में पूरा होता है। पहले 11 वर्ष ये धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष के बाद यह धब्बा घटने लगता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, जब जब ये धब्बा दिखलाई पड़ता है सूर्य में, तो क्या होता है, उस समय मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर। और इससे क्या होता है, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टीवी और बिजली चालित मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन जितने भी हैं उनमें क्या होती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य की सतह से ज्वालाएं निकलती हैं जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। मतलब पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है, सूर्य की सतह से जो ज्वालाएं निकलती हैं वो क्या है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, जिन्हें ऑरोरा कहते हैं। मतलब इन ज्वालाओं को क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। नेक्स्ट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना, 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। और जो पृथ्वी को सूर्य तप का जो हिस्सा है, मतलब इसकी जो पृथ्वी सूर्य की गर्मी है, इसका 2 अरबवां भाग ही हमें मिल पाता है यानी पृथ्वी पर।
यानी सूर्य की जितनी भी गर्मी है उसकी अगर 2 अरब टुकड़े कर दिए जाएँ तो उसका जो 2 अरबवां भाग है वो ही पृथ्वी पर मिल पाता है। आप सोच लीजिए कि हाँ सूर्य कितना गर्म है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है, यानी 10 को 11 बार गुणा किया जाए जो रिजल्ट आएगा उतने वर्ष तक क्या है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय वही है कि उतने समय तक सूर्य ऊर्जा देता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, तो ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की परिक्रमा की दिशा और घूर्णन की दिशा एक ही है। मैंने आपको बताया था आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा, तो जितने ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, यानी कि शुक्र और वरुण अरुण यानी जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह वो परिक्रमा सूर्य की तो एक ही दिशा में करते हैं, लेकिन जो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं वो शुक्र और अरुण अरुण जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन बाकी ग्रहों से अलग करते हैं। क्यों, कैसे? तो ये जो शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है। ये अपने अक्ष पर जो घूमते हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। लेकिन जो अन्य ग्रह हैं उनके घूर्णन की दिशा यानी अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा, अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरब में पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शुक्र और अरुण यानी आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, यहाँ क्या होता है, यहाँ अपने यहाँ का उल्टा होता है, यानी पृथ्वी में जो होता है उसका उल्टा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। सूर्य जैसे पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे सूर्य भी हमारा अपने अक्ष पर घूमता है, और अपने अक्ष पर घूमने की दिशा कौन सी है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य के बारे में इतनी बातें थी। तो चलिए हम देखते हैं आगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो पहले देखते हैं हम सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह घटना कब होती है, अमावस्या को होती है, यानी ये जो सूर्य ग्रहण की घटना है यह अमावस्या को होती है। तो चलिए फिगर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ये चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पृथ्वी से देखेंगे तो इस चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का हमें ये हिस्सा नहीं दिखेगा, सूर्य का हमें इतना हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ये वाला हिस्सा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यानी बोलते हैं कि सूर्य जब हमें दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, चंद्रमा की परछाई से सूर्य का उतना हिस्सा ढक जाता है, तो उसे बोलते हैं कि हाँ सूर्य पे ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है। तो ये घटना कब होती है, अमावस्या कब होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, मतलब सूर्य ग्रहण में क्या था, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता था, लेकिन अब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ रही है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की परछाई से चंद्रमा ढक जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं, और यह घटना पूर्णिमा को होती है। तो चलिए फिगर में आपको समझाता हूँ एक बार। तो जो हमारा चंद्र ग्रहण की जो क्रिया होती है ये क्या होती है, पूर्णिमा को होती है, यानी चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा को होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपको पता होगा कि ये जो चंद्रमा होता है यह इसमें हमारा अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परछाई से ही ढक जाता है, और इसलिए क्या होता है वह चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, मतलब पृथ्वी की परछाई से ही ढक जाता है, उस पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता सूर्य का और हमें दिखाई नहीं देता। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी की परछाई से चंद्रमा ढक जाता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तो वह हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उसमें अपना प्रकाश तो है नहीं। इसी घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो अर्ध चंद्र ग्रहण हो सकता है, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे।
आपको पता है जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और जो पृथ्वी हमारी वो चंद्रमा से काफ़ी वो भी बड़ी है। तो आपको पता ये भी पता होगा कि जो पृथ्वी हमारी है ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये क्या हो, सूर्य का अंडाकार मार्ग में चक्कर लगा रही है, कुछ इस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगा रही है। और लेकिन ये जो चंद्रमा है हमारा, ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये तो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इसे अंडाकार मार्ग में। तो ये जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में ही। तो इससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से काफ़ी बड़ी है, और वो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। तो इससे क्या होगा, चंद्रमा पर सूर्य का बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन आपको पता है कि क्या है, हमारा जो चंद्रमा है ये भी मूव करता रहता है, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो अभी तो चंद्रमा यहाँ है, अब जब चंद्रमा घूमकर यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया घूमकर, तो इससे जो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पृथ्वी के इतने हिस्से से, यानी नीचे वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा तो इस हिस्से में प्रकाश नहीं दिखाई देगा, इस हिस्से में प्रकाश नहीं पड़ेगा सूर्य का। लेकिन बाकी सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊपर वाले हिस्से में पड़ेगा, ऊपर वाले हिस्से में प्रकाश जाएगा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, अर्धचंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, इसमें प्रकाश नहीं होगा, तो इससे अर्धचंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार पूर्ण चंद्र ग्रहण और अर्धचंद्र ग्रहण होते रहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सूर्य किरीट के बारे में। ये सूर्य किरीट क्या है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें जो भाग दिखाई देता है सूर्य का, सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसी को हम सूर्य किरीट बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं। सूर्य किरीट या कोरोना। तो क्या है, यह भाग हमें छल्ले के रूप में दिखाई देता है। ये जो सूर्य किरीट है ये क्या है, छल्ले के रूप में दिखाई देती है, मतलब एक आभानुमा हो जाता है सूर्य के ऊपर सूर्य ग्रहण के समय, वही हमें दिखाई देता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम सूर्य किरीट बोलते हैं। तो इसे सूर्य किरीट बोलते हैं। और जब सूर्य किरीट में क्या है, एक चमकदार मतलब धब्बा दिखाई दे, इसी सूर्य किरीट में एक चमकदार धब्बा दिखाई दे, तो क्या होता है, इससे एक रिंग टाइप की संरचना बन जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक रिंग टाइप की संरचना बन जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का हिस्सा दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। और जब सूर्य किरीट में एक चमकदार धब्बा दिखाई दे तो उसी को डायमंड रिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना उपसौर और अपसौर क्या है। उपसौर और अपसौर यानी पेरीहेलियन और अपहेलियन। तो आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती रहती है। तो कभी तो पृथ्वी सूर्य के काफ़ी पास होती है, कभी दूर होती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है उसमें अंतर आता रहता है, और इसी कारण से उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। तो चलिए हम देखते हैं अपना उपसौर यानी पेरीहेलियन क्या है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी हमारे सूर्य के काफ़ी पास होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, भी मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम अपसौर यानी एफेलियन। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। और अपसौर क्या कब होता है, 4 जुलाई को। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक टाइप का कुछ बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकेंगे इसे। तो अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। और ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितना होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। यानी उसमें कितनी होती थी, उपसौर में 14.70 करोड़ किलोमीटर और इसमें 15.21 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम खगोलीय दूरी की। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है उसी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। और यह दूरी कितना होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये चीज़ मैं आपको जितना बताया मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, सूर्य हमारा यहाँ बीच में स्थित है सेंटर में, और पृथ्वी हमारी क्या है, इसके अंडाकार मार्ग पर इसे ये परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस प्रकार। तो कभी तो ये सूर्य के काफ़ी पास होती है, कभी दूर होती है। इसी घटना से, इसी वजह से क्या होता है, उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे
उपसौर में आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, तो इसके बीच की दूरी क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है इस समय, यानी उपसौर में। उपसौर में, और उपसौर 3 जनवरी को होता है, तो इस समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसी को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं, उपसौर। इसमें क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य काफ़ी पास होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपसौर की। तो अपसौर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और यह अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है, और इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इसे आप याद कैसे रख पाएंगे कि हाँ कब अपसौर होता है, कब उपसौर होता है, और मतलब दूरी किस में कम होती है, किस में अधिक होती है। इसके लिए आप एक ट्रिक टाइप का आप देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊ लिखा है, उपसौर, उपसौर में ऊ लिखा है, तो आगे की जो ऊ संरचना है वो किस तरह से, 3 की तरह होती है लगभग। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हाँ उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ 3 और 4 हैं, 3 और 4 है, यानी 3 जनवरी 4 जुलाई। तो यहाँ 3 और 4 में अधिक कौन सा है, 4। तो जो 4 है, यानी 4 जुलाई आपको याद रखना है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 3 जनवरी होगा, 4 जुलाई होगा। तो ये जो 4 है ये अधिक है, तो इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक होगी। और 3 कम है, यानी 4 से कम है, तो इसमें क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम होगी। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अपने हिसाब से तो अच्छे से समझाने की कोशिश की, बाकी आप कितना समझे कितना नहीं ये तो आप पर निर्भर करता है। फिलहाल मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई और सुधार करना चाहिए, कोई परिवर्तन करना चाहिए, तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई डाउट है, या फिर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ गलत बताया है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में। इसमें हमने अपने सूर्य के बारे में और उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में देखा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम पढ़ेंगे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।